वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं कि वेक्टर स्पेस है क्या, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड के इज ए सेट, a vector space over a field K is a set V, मतलब जो वेक्टर स्पेस होगा वो V होगा, ठीक है। एंड दिस V इज डिफाइंड ओवर अ फील्ड K which has two basic operation, addition and scalar multiplication, satisfying certain requirements or properties. Thus for every pair UV which belongs to capital V, which is also called vector space after satisfying certain properties, and alpha, beta, all alpha belongs to K and this alpha V belongs to capital V. For V to be defined or to be called a vector space, इतना प्रॉपर्टी दिख रहा है, रोमन कैपिटल में 4 प्रॉपर्टी है और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में 4 प्रॉपर्टी। ये इतना सारा प्रॉपर्टी अगर कोई सेट विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अगर ये डिफाइंड होता है या सेटिस्फाइड होता है तो हम उसको बोलेंगे this V is a vector space over a field K. जैसे जब रिंग डिफाइन कर देते हैं तो बस R is a ring under 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन वेक्टर स्पेस के लिए हम लोग सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस कैपिटल V इज अ वेक्टर स्पेस, यू नीड टू मेंशन द फील्ड, किस फील्ड में वो डिफाइन है। अगर आप बोलेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर स्पेस तो ये गलत है एक तरह से। आपको बताना पड़ेगा कि सेट ऑफ रियल नंबर के लिए जो वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहे हैं वो किस फील्ड में डिफाइन किया गया है, किस बेस को लेते हुए उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो बहुत सारा रिंग जैसा ही है, ये सारा प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट रिंग का ही है, ये सब भी रिंग का ही है ना, बहुत कुछ रिंग के जैसा दिख रहा है। किसी को अगर रिंग का सारा डेफिनेशन याद प्रॉपर्टी याद हो तो बहुत सारा चीज रिंग के जैसा दिख रहा है। लेकिन रिंग में आपके पास फील्ड नहीं था, आपके पास रिंग के लिए यू नीड ओनली 1 सेट एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन बस। जैसे ग्रुप के लिए आपको एक सेट चाहिए था और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए था, रिंग के लिए यू नीड 1 सेट एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन। और वेक्टर स्पेस के लिए यू नीड 2 सेट। फर्स्ट इज जिसको वेक्टर स्पेस बोलना है और दूसरा जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस डिफाइन होगा वो फील्ड। यू नीड अ सेट, यू नीड अ फील्ड, यू नीड 2 बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टी है। कैपिटल V को बोलना है वेक्टर स्पेस, इसको लिखने का तरीका ये भी एक्चुअली, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर स्पेस को। V कहीं कहीं पे आप देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है F अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ वेक्टर स्पेस V डिफाइंड ओवर अ फील्ड F और 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पर यहाँ पे तो हम K लिए हैं तो इसको हम लिखेंगे V लिए हैं, दिस V इज डिफाइंड ओवर K, दिस इज ऐसे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? कहीं कहीं पे ये ऐसे भी लिखा रहता है V डिफाइंड ओवर ए फील्ड K देन प्लस देन डॉट। क्या है कहीं कहीं पे V विद इन ब्रैकेट F लिखा जाता है प्लस डॉट। अब यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहे हैं वो V एंड ओवर ए फील्ड K, तो हम उसको लिखेंगे V K एंड यहाँ पे प्लस डॉट जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है ये। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V नीचे K, ठीक है, देन प्लस डॉट, ठीक है, सब्सक्रिप्ट दे सकते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होगा किसी भी सेट के लिए विच इज डिफाइंड ओवर द फील्ड F और K विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन, कब वो वेक्टर स्पेस बनेगा। तो देखिए वेक्टर एडिशन सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज फ्रॉम 1 to 4, ये 4 प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस को सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 एलिमेंट अगर हम वेक्टर जो सेट है V जिसको हम वेक्टर स्पेस बोलना चाहते हैं, अगर हम उस सेट से ले रहे हैं 2 एलिमेंट तो दोनों कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब those elements or that set must be commutative under addition, ठीक है। सेकेंड क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन दिस शोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है, एसोसिएटिव है ना ये 3 एलिमेंट हम लिए V और अब देख रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एंड द फोर्थ वन इज क्या है, ये फोर्थ वन
Consistence of inverse. Consistence of inverse. यस, इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, जो अभी हम सेलेक्ट किए हैं, उसमें ये मेंशन किया हुआ है, देखिए, दिस u प्लस v बिलोंग्स टू v, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? अगर आप दो एलिमेंट v में ले रहे हैं तो दोनों का सम v में जा रहा है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? Closed. Closer लो. क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, Closer. मतलब अंडर एडिशन यू हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, यू हैव कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी सेट का वेक्टर स्पेस, कोई भी सेट को वेक्टर स्पेस होने के लिए उसका जो पहला कंडीशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, दैट सेट मस्ट बी अ कम्यूटेटिव ग्रुप। Group. ठीक है, कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो आप ये डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं a vector space over a field K is a set V which has two basic operation, addition and scalar multiplication, satisfies certain properties or requirements. The number one must be V plus, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको। ये जो पूरा प्रॉपर्टी है ना, ये नंबर वन, ये ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज V plus is an abelian group, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. Yes. होने के लिए जो Yes, फर्स्ट ma'am. प्रॉपर्टी होगा ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वेक्टर स्पेस में जो दो हम ऑपरेशन लेते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन को तो वेक्टर एडिशन बोला जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, रीजन इसका ये भी है कि जब हम सेकेंड वाले प्रॉपर्टी पे आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि देखते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें वेक्टर का एलिमेंट होता है और स्केलर का भी। लेकिन जब हम वेक्टर एडिशन वाला प्रॉपर्टी देख रहे थे, मतलब जब हम एडिशन का प्रॉपर्टी देख रहे थे कि अंडर एडिशन वो सेट को कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ कहीं पे भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो फील्ड से लिया गया है। समझ में आ रहा है क्या बोले? ये चार प्रॉपर्टी, आप चाहे तो यहाँ पांचवा प्रॉपर्टी ऐड कर सकते थे, ये क्लोजर लॉ, यहाँ पे जो क्लोजर लॉ, तो पांच प्रॉपर्टी होता है ये अंडर एडिशन, लेकिन इस ये पांच प्रॉपर्टी में कहीं भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फील्ड से लिया गया है। लेकिन जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी का बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, तो इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स में, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में आपको कुछ एलिमेंट्स बी से चाहिए होगा और कुछ एलिमेंट चाहिए होगा इस के से, कॉम्बिनेशन में कुछ के से कुछ वी से, और आपको देखना होगा कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अल्फा जितना भी दिखाई दे रहा है ना, अल्फा बीटा ऑल बिलोंग्स टू दिस के, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू के एंड यू भी बिलोंग्स टू वी। आप चाहें तो साइड साइड में फिर से रिपीटेड ये मेंशन कर सकते हैं, रिपीट करके कि ठीक है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू के। अब एक एलिमेंट अगर हम फील्ड से के से लिए, और दो एलिमेंट अगर वेक्टर स्पेस है जो सेट है जिसको शो करना है विच इज अ वेक्टर स्पेस, वहां से लिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। रिंग में भी था इस टाइप का, अल्फा यू प्लस अल्फा वी होगा। नेक्स्ट, दो एलिमेंट हम फील्ड से लिए और देखे दोनों को एडिशन लगा के, और उसके बाद जो एलिमेंट है वेक्टर का उससे मल्टीप्लाई करके, तो अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब एक स्केलर वेक्टर के साथ, फिर एडिशन, फिर सेकेंड स्केलर विथ द फर्स्ट वेक्टर। थर्ड, दो स्केलर विथ अ वेक्टर, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब आप स्केलर मल्टीप्लाई किए फिर वेक्टर मल्टीप्लाई किए, देन दिस मस्ट बी इक्वल टू, स्केलर को रखिए, एक ही स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ये सेम होना चाहिए। लास्ट वन, आपको वन मिलना चाहिए, वन एंड बी दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अगर ये इतना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ना, तो हम बोलेंगे कि दिस V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड K। क्लियर हुआ? कुछ नहीं समझ में आया? किसी को कुछ नहीं
समझ में आया? स्क्रीन में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है? प्रॉपर्टी आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो बताइए, कुछ नहीं समझ में आया था। This one is the unit element or identity element, ठीक है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऑफ फील्ड के दिख रहा है ना, हम क्या लिखे? Am I audible? Yes, ma'am. Bikra. ठीक है? Yes, समझ, ma'am. इतना समझ में आया वेक्टर स्पेस डिफाइन कैसे करते हैं? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, वेक्टर स्पेस तो हो गया। एग्जाम्पल, Yes, ma'am. ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड, इरेज करते हैं। ठीक है? एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड के विल बी कॉल्ड स्केलर्स, या एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड के इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है? अब इसको वेक्टर स्पेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग वी डील कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड वेक्टर एंड एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड आर और इज कॉल्ड स्केलर। अब यहाँ पे वेक्टर स्केलर का कॉन्सेप्ट अलग है। जो आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे वहां पे क्या था? वेक्टर किसको बोलते थे? अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस केस में उस फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? कहीं पे जाके ये कॉन्सेप्ट मर्ज करता है, लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप लोग समझिए कि जो एलिमेंट हम वेक्टर स्पेस से लेंगे दैट एलिमेंट्स आर वेक्टर्स, एंड जो एलिमेंट फील्ड से लेंगे दैट एलिमेंट्स आर स्केलर, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल है। सेट ऑफ रियल नंबर दिख रहा है विच इज डिफाइंड ओवर ए फील्ड एफ। अब अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं और हम सिर्फ फील्ड एफ बोल रहे हैं तो किसी को कुछ भी समझ में आ रहा है कि फील्ड क्या है? नहीं। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर दैट मींस यू कैन इमेजिन कि अच्छा रियल नंबर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ फील्ड बोलेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि वो क्या होगा। कर पाएंगे क्या? कोई कर पा रहा है क्या? कोई इमेजिन कर पा रहा है? हाँ या ना? आई वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। No, ma'am. नहीं, मुश्किल है, ठीक है? पर रिंग थ्योरी में जब हम लोग पढ़े तो हम लोग देखे कि ठीक है, रिंग थ्योरी अंडर सर्टेन कंडीशन फील्ड बनता है, ठीक है? क्या होता है वो कंडीशन? कि रिंग के केसेस में या रिंग के केस में अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट विच इज नन जीरो, उस नन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए, तो वो रिंग फील्ड होता है, ठीक है? तो अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर के लिए पूछ रहे हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या फील्ड होगा, तो आपके साइड से आंसर क्या होगा? कैसे? Yes, ma'am. सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड होगा। तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ऐसे लिख सकते हैं, आर, दिस इज आर कॉमा अंडर एडिशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आप क्या बोले? ठीक है? अब दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, ये वेक्टर स्पेस है, लेकिन फील्ड भी वही होगा। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को कि ये दोनों इक्वल कैसे हम लिख रहे हैं? No, ma'am. नहीं है? मतलब जो वेक्टर स्पेस हम डिफाइन किए वो अपने ऊपर ही डिफाइन हो रहा है। मतलब क्यों डिफाइन हो रहा है? क्योंकि जो वेक्टर स्पेस हम डिफाइन करें वो फील्ड भी है। सेट ऑफ रियल नंबर इज अ वेक्टर स्पेस व्हिच इज डिफाइंड ओवर अ सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है? अब कैसे ये सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, चलिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेशंस पे आते हैं, ठीक है? ये सारा डेफिनेशन प्लस ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है? तो अब हम दो रियल नंबर लेंगे तो दो रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर, मतलब रियल नंबर क्लोज हो गया। नंबर सिस्टम कम्यूटेटिव होगा, नंबर सिस्टम एसोसिएटिव है, रियल नंबर में 0 है, और हर एक रियल नंबर के लिए हमारे पास एडिटिव इनवर्स है।
Yes, ma'am. मैम क्लियर है या फास्ट Yes, हो गया ma'am. बताइए। क्लियर है। Clear, ma'am. चलिए Yes, नेक्स्ट। ma'am. अब क्या होता है, हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये जो अल्फा लिखा हुआ है जहाँ पे भी अल्फा बीटा, इसका मतलब है वो एलिमेंट हम फील्ड से ले रहे हैं, और जहाँ पे भी यू भी लिखा हुआ है उसका मतलब है वो एलिमेंट हम वेक्टर स्पेस वाले सेट से ले रहे हैं। अब अल्फा बीटा भी यहाँ रियल नंबर होगा और यू भी यहाँ रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो वेक्टर स्पेस डिफाइन किए विच इज डिफाइंड ओवर द सेम सेट एंड द फील्ड एंड वेक्टर स्पेस बोथ आर सेम। हो सकता है ये, ठीक है। अब ये रियल नंबर है अल्फा, यहाँ पे u और v सब रियल नंबर है। कोई भी नंबर सिस्टम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, कोई भी नंबर सिस्टम ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव ये होता ही है। और सेट ऑफ रियल नंबर में 1 है ना, या नहीं है? सेट ऑफ रियल नंबर Yes, ma'am. है। तो क्या हो गया, दिस R is a vector space, yeah, set of real number is a vector space defined over a field R with respect to addition and multiplication, yeah, with respect to vector addition and scalar multiplication. यहाँ पे definition clear हुआ, एक example clear हुआ, Yes, ma'am. ठीक है, okay. Next example, CR लिखा हुआ है, it's not class representative, ये यहाँ पे CR भी नहीं है ये, ठीक है। श्रेया के बारे नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, और रूपा के बारे में, ठीक है। सी आर, सी क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एंड द फील्ड इज सेट ऑफ रियल नंबर। ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर स्पेस व्हिच इज डिफाइंड ओवर अ फील्ड, ठीक है। अब हम लोग जस्ट कल या सैटरडे को हम लोग देख रहे थे ना रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, Yes, ma'am. पॉलिनोमियल देखे थे। तो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं आर एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स, तो समझ में आता है वो क्या होगा। उतना आप लोग समझ गए थे, आई होप आप लोग समझ गए थे उससे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट के एक्स विद द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स इन एन इनडिटरमिनेट एक्स। आप यहाँ पे एक्स को चेंज करके वाई लिख सकते हैं, ठीक है। वाई अगर लिखेंगे तो सारा एक्सप्रेशन वाई हो जाएगा, बस, और कुछ चेंजेस नहीं आएगा। Let kx with a set of polynomials in an indeterminate x with coefficient in the field k. यही था ना डेफिनेशन। आप x में एक एक्सप्रेशन लिखिए विच इज अ पोलिनोमियल और सारा कोफिशिएंट इस सेट से बिलोंग करता है। जिस सेट के लिए हम रिंग ऑफ पोलिनोमियल डिफाइन करते थे। अगर हम यहाँ पे kx लिख रहे हैं तो x में सारा पोलिनोमियल्स आएगा और जो भी कोफिशिएंट होगा वो कहाँ पे रहेगा, k में। Then kx is a vector space over k. अब हम लोग रिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या देखे थे, हम लोग रिंग ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे आर एक्स, सबसे नीचे हम लिख रहे हैं, कुछ दिखाई दिया, यस मैम। ठीक है। अब आर एक्स जो है दिस इज अ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस आर एक्स इज अ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, यही एक्सप्रेशन होगा इसमें भी, ठीक है। लेकिन आर एक्स अगर हम R के ऊपर डिफाइन करें तो ये वेक्टर स्पेस भी होगा, इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस डिफाइंड ओवर अ फील्ड R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। समझ में आया क्या बोले, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। इतना धीरे से नहीं समझ में आया? मैम लेकिन के फील्ड है तो आर इसमें फील्ड होगा। आर यहाँ पे हम सेट ऑफ रियल नंबर लिए हैं। सेट ऑफ रियल नंबर बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रुप के लिए अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर रिंग है, सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड है। आप आर का कोई भी एलिमेंट लीजिए विच इज नॉन जीरो, दैट नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी एग्जांपल सोचिए, है ना, नहीं है। 2 है नॉन जीरो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 5 1/5, -5 -1/5। और ऐसे भी यहाँ पे जब फील्ड आर लिखे यहाँ पे भी हम बताया ना कि दिस इज ऑल्सो फील्ड। कभी कभी आपको लगता है आप जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि आप एग्जांपल दीजिए रिंग का, वेक्टर स्पेस का, तो सेट ऑफ रियल नंबर आई थिंक ऑलमोस्ट सब में सेटिस्फाई करता है, ग्रुप है, ठीक है।
अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। रिंग है ये फील्ड भी है, ठीक है, वेक्टर स्पेस भी है, नहीं है? ओके मैम। इसलिए आपको एक चीज याद करना और आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग ऑलमोस्ट आप लोग देखो ना बाय वन गेट वन, यहाँ पे बाय मतलब रिमेंबर वन एंड यू विल गेट 4, नहीं? कम याद करना पड़ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्लियर है या नहीं? डिग्री 1 लीनियर आया कहाँ से? लाइन से। हम लोग को लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए नीड अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन एक्स एंड वाई। कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें क्या होगा वो? x प्लस 2y इक्वल टू 3 या 2। ये लाइन है, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है नहीं? यस मैम। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट लाइन। यहाँ पे x और y बोथ आर वेरिएबल्स, ठीक है, और दोनों का पावर क्या है? 1, बोथ हैज डिग्री 1, लीनियर है ये, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि डेफिनेटली कॉम्बिनेशन है तो यू हैव मोर देन 1, मिला रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं ना, कंबाइन कर रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? कुछ एलिमेंट्स हम वेक्टर स्पेस से लेंगे, कुछ एलिमेंट हम लेंगे फील्ड से, और उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये रहा कॉम्बिनेशन। बट बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन इज लीनियर, तो जो भी एलिमेंट फील्ड से आएगा या जो भी एलिमेंट वेक्टर स्पेस से आएगा उसकी डिग्री 1 ही होगी। क्लियर हुआ क्या बोले? यहाँ पे देखिए, एक एलिमेंट हम लिए फील्ड से, डिग्री 1 अल्फा 1, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी पावर क्यूब या बाई क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं है। अल्फा 1 मीन्स अल्फा 1, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय v1, दिस इज वन एलिमेंट ऑफ कैपिटल B, ठीक है, मतलब वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हम फील्ड का लिए, दूसरा एलिमेंट हम वेक्टर स्पेस का लिए, फिर हम फील्ड का एलिमेंट लिए, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लिए, हो गया। ऐसे करते करते हम n नंबर ऑफ एलिमेंट लिए, तो n नंबर ऑफ वेक्टर के साथ n नंबर ऑफ स्केलर, और सबको ऐड किए। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। समझ में आया क्या बोले? लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या हो सकता है? लीनियर क्यों हो रहा है? देखिए, अल्फा 1 और v1 दोनों मिल के लीनियर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम एक एक एलिमेंट अलग अलग सेट से लिए, अल्फा 1 का जो टर्म है, अल्फा 1 लीनियर है, v1 लीनियर है, अल्फा 2 लीनियर है, v2 लीनियर है, ठीक है। अब कहीं पर भी हम v1 स्क्वायर नहीं कर सकते, या अल्फा 1 का स्क्वायर नहीं लेंगे, या दो बार अल्फा 1 या अल्फा 2 या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मतलब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि एक हम श्रेया और रूबा को बोले कि ठीक है श्रेया रूबा आप लोग खड़े रहिए लाइन पे, आपको एक लेना है सेमेस्टर 1 से एक बच्चा को और एक सेमेस्टर 3 से बच्चे को, और पेयर बना के सबको लाइन से खड़े करके चले जाना। तो श्रेया सेमेस्टर 1 से पिक कर रही है, रूपा सेमेस्टर 3 से पिक कर रही है, फिर दोनों को लेके एक लाइन में खड़े करती, पेयर बन गया। फिर सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 छोड़ दी, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3, और सबको ऐड कर दिया, ऐसे हुआ। तो अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि श्रेया बोली नहीं हम सेमेस्टर 1 को नहीं लेंगे, हम सेमेस्टर 3 से ही लेंगे, तो रूपा तो ऑलरेडी सेमेस्टर 3 से बच्चे को ले ही रही है, तो श्रेया यहाँ पे सेमेस्टर 3 से अगर बच्चे को ले लेती है और रूपा भी सेमेस्टर 3 से बच्चे को लेती है, तो वहाँ पे ये टर्म फिर लीनियर नहीं रहेगा, वहाँ पे स्क्वायर टर्म आने लगेगा। इसलिए जो कॉम्बिनेशन डिफाइन किया गया है कि वन एलिमेंट फ्रॉम अ फील्ड एंड वन एलिमेंट फ्रॉम वेक्टर स्पेस, यानी वन वेक्टर वन स्केलर, सबको मिलाते हुए एक आपको एडिशन के थ्रू एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ क्या बोले? लीनियर कॉम्बिनेशन, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब लीनियर कॉम्बिनेशन अगर क्लियर हो गया तो हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंस। मतलब कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हम बना लिए, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट डिफाइन करेंगे। और एक चीज,
जब भी हम लीनियर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट की बात करते हैं तो ये हम वेक्टर्स की बात करते हैं। कोई भी वेक्टर ही लीनियर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो सकता है, स्केलर नहीं। समझ में आया क्या बोलूं? जैसे क्वेश्चन आया कि शो दैट दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर आप लास्ट में ये कंक्लूड करेंगे ना स्केलर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो गलत होगा। वेक्टर शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब कोई वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये बताएगा कि स्केलर का नेचर कैसा है। ऑल्दो यहाँ पे स्केलर को कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन रोल सिर्फ स्केलर का ही होगा। समझ में आया क्या बोले? कोई भी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये बताएगा स्केलर। ठीक है, ये नेचर ऑफ स्केलर पे डिपेंड करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है। लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए यू नीड दिस लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी जब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़े तो ये टर्म नहीं था, इक्वल टू जीरो नहीं था। हम लोग सिर्फ एक एक्सप्रेशन पढ़े जिसको हम लोग बोले कि दैट एक्सप्रेशन इज लीनियर कॉम्बिनेशन। उस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम जीरो से इक्वेट किए। ठीक है, इक्वेट किए तो एक तो इक्वेशन बन गया ना, इक्वेट किए तो इक्वेशन बन गया। तो सबको समझ में आता है? इक्वेशन और एक्सप्रेशन एक्चुअली यही डिफरेंस है। हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में जो लिखे ना दैट वाज एक्सप्रेशन, क्योंकि उस एक्सप्रेशन और किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करेंगे दैट विल बिकम इक्वेशन। तो जब मेरे पास इक्वेशन आ गया तो फिर मेरे पास सबका वैल्यू भी आएगा, सॉल्व करेंगे। और x प्लस वाई इक्वल टू जीरो को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू मिलेगा ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? अगर सारा अल्फा जीरो मिलता है, सारा अल्फा, यहाँ पे कितना अल्फा है? 1 2 अप टू n। अगर सारा अल्फा जीरो, दैट मीन्स ऑल अल्फा i इक्वल टू जीरो for I equal to 1 to n, then vectors are called linearly independent. समझ में क्या बोले? अगर सारा अल्फा जीरो तो हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहाँ तो मेरे पास n नंबर ऑफ स्केलर है, अगर मेरे पास n माइनस 1 नंबर ऑफ स्केलर जीरो हो गया, मतलब अल्फा 2 0, अल्फा 3 0, अल्फा n 0, लेकिन अल्फा 1 का वैल्यू 1 मिल गया, तो किसी एक के भी नॉन जीरो होने से जो वेक्टर्स का नेचर है वो चेंज हो जाता है। देन वेक्टर्स विल बिकम लीनियरली डिपेंडेंट। वो डिपेंड कर रहा है किस पे? किसी वेरिएबल, किसी स्केलर है, किसी वेक्टर। ठीक है, रिपीट करें हम फिर से। अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो से इक्वेट किए तो अगर सारा स्केलर जीरो मिला, सारा स्केलर, तो हम बोलेंगे कि ऑल वेक्टर्स, यहाँ पे कितना वेक्टर है? n नंबर ऑफ वेक्टर्स, ऑल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर एक भी जीरो, ऐसा हुआ कि एक वेक्टर सपोज अल्फा 1 जीरो नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि दैट ऑल वेक्टर्स आर, या फिर दोज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये समझ में आया? डेफिनेशन क्या? यस मैम। ठीक है, मतलब स्केलर पे ही डिपेंड कर रहा है ना। आप स्केलर का नेचर देखते हुए बता रहे हैं कि कोई वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कोई भी स्केलर अगर नॉन जीरो है, कोई भी एक, ऐसा भी हो सकता है कि सारा ही नॉन जीरो हो, या सिर्फ बिकॉज ऑफ ओनली वन स्केलर विच इज नॉन जीरो, वो वेक्टर्स का नेचर को चेंज कर देता है, वो वेक्टर्स को फिर लीनियरली डिपेंडेंट बनाता है। अगर सारा ही स्केलर जीरो तो हम बोलेंगे कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल देखने के पहले कुछ सेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे देखते हैं। जैसे अगर हम ये पूछें कि r⁻³ या r3 का एलिमेंट कैसा होगा, आप लोगों को पता है r3 का एलिमेंट कैसा होगा, rn का एलिमेंट कैसा होगा? आप लोगों को पता है कि rn का वेक्टर कैसा होता है, या cn में कोई एक एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो कैसा होगा? आइडिया है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ब्लैक स्क्रीन? यस मैम। चलिए अभी हम लोग आज मतलब अभी हम लोग एग्जाम्पल देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी सेट का एलिमेंट्स होता कैसा है, कैसे पता चलेगा एलिमेंट्स कैसा है।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आर, रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है अगर, तो सबको पता है इसे बहुत सारे एलिमेंट। अब सारा रियल नंबर तो हम लिस्ट नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं क्या? कोई अगर कर सकता है तो एक डॉक्यूमेंट बना दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए -1 लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 1/2, 1/3, ये सारा एलिमेंट, ठीक है। हम आर स्क्वायर लेते हैं, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का एलिमेंट कैसा होगा? ऑर्डर्ड। ऑर्डिनरी। किसी को लग रहा है कि आर स्क्वायर का एलिमेंट, हम आर के एलिमेंट को स्क्वायर कर दे, लाइक -1 का स्क्वायर करके 1, फिर 0 का स्क्वायर कर दिए तो 0, 1 का स्क्वायर कर दिए तो 1, हाफ का स्क्वायर किए तो 1/4। किसी को लग रहा है ये होगा? तो जल्दी से बताइए, किसी को ऐसा लग रहा है? नहीं? यस मैम, लग रहा है। किसको लग रहा है, नाम बताइए। उषा। उषा, ठीक है। अगर लग रहा है तो गलत लग रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब होगा 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस है। अब आप जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन आप पढ़े, क्या कभी भी इस प्लेन पे कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो आप ऑर्डर पेयर में लेते हैं, लाइक 1, 2, 3, 9, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एलिमेंट लिए तो -2, +2 एंड दिस इज -2, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव होगा। मान लीजिए यहाँ पे -1, -1। अरे समझ में? तो आर स्क्वायर का जो भी एलिमेंट होगा ना वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा, मतलब इस फॉर्म में a, b। तो लिखेंगे कैसे? द एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर इज लाइक a, b such that a belongs to r। ये सेट ऑफ रियल नंबर से होगा, ये r and b belongs to r। समझ में आया क्या बोले? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a1, a2 such that a1, a2 belongs to r। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है और आर स्क्वायर का एलिमेंट कैसा होता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं R3 पे। अगर आर स्क्वायर क्लियर हो गया तो आप लोग R3 बता सकते हैं। चलिए उषा बताइए तो R3 क्या होगा? उषा? 3D। यस मैम। 3D, यस 3D एलिमेंट कैसा होगा? डेफिनेटली दिस रिप्रेजेंट 3D, 3 डायमेंशन, ठीक है। कैसा एलिमेंट होगा? A1, A2, A3 गुड, दिस इज A1, A2, A3 such that A1, A- A2, A3 belongs to R। हो गया क्लियर? यस मैम। मेरा 3 हो गया। अब मैथ्स में आप लोग को 3 डायमेंशन समझ में आता है, ठीक है। आप लोग खुद ही 3 आप लोग को n डायमेंशन समझ में आता है, 4 डायमेंशन समझ में आता है। 3 डायमेंशन तो नॉर्मली क्वेश्चन बनाने में किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिशियन को n डायमेंशन भी समझ में आता है। दिस इज आर n, मतलब n डायमेंशन। अब n डायमेंशन का एलिमेंट कैसा होगा? दिस इज a1, a2, लास्ट एलिमेंट इज an such that a1, a2 and an is belongs to r। क्लियर हुआ? यस नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जहाँ r है आप उसको c से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पे सी स्क्वायर का एलिमेंट कैसा होगा, तो सी स्क्वायर का एलिमेंट कैसा होगा? सी स्क्वायर, मैम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन अगेन मस्ट बी एन ऑर्डर्ड पेयर। a1, a2 सच दैट a1, a2 बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सी। सुनाई नहीं दे, फिर से बोलिए। सी। डेफिनेटली दिस विल बी सी। मतलब किसका ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं या किस पे पावर है, किस पे डायमेंशन है। वेक्टर स्पेस हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो पावर है ना ये डायमेंशन बताता है, ठीक है। तो जिस भी सेट का डायमेंशन है वही सेट से एलिमेंट्स बिलोंग करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे सी एन, यहाँ पे हो जाएगा a1, a2 up to an and all ai's belongs to c।
ये जो इंडिविजुअल A1 A2 है उसको टपल्स भी बोलते हैं, TUPLE, टपल, ठीक है, टपल या टपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, R3 के पास 3 टपल, Rn के पास n टपल, C2 के पास 2 टपल एंड Cn लेंगे तो n टपल्स। ये समझ में आया कैसे किए? यस मैम। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग पता करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट, ठीक है। इतना समझ में आया तो ये सब समझ में आ जाएगा आराम से। अब मेरे पास है ना एलिमेंट एक सेट लेते हैं S, ठीक है। तो इसमें हम एक ले रहे हैं एलिमेंट 1 2, दूसरा एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 3। ये किसका एलिमेंट है बताइए, 1 2 किसका एलिमेंट होगा? ये सब R स्टार का एलिमेंट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस S इज अ सबसेट ऑफ R स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस मैम। तो अब हमको दिखाना है कि ये दोनों, देखिए अब बोलना कैसे, या तो ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है या डिपेंडेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि दिस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट। अगर हम ये बोलेंगे कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है तो वो सारे वेक्टर्स का बात हो रहा है। क्लियर है? तो आपको चेक करना है या शो दैट S is linearly independent। कैसे शो करेंगे? तो शो करने के लिए आपको तो पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बनाना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, तो हम लोग को R स्क्वायर यहाँ लिखते हैं हम R। ये R क्या हो गया? फील्ड है ये, ठीक है। और ये जो R स्क्वायर है दिस इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको चाहिए दो स्केलर क्यों? यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट नहीं है, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट। ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्ड में है तो दिस इज 1 एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट। 4 एलिमेंट नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। दिस इज 2 टपल्स 1 and 2, 1 3 2 टपल्स, ठीक है। एलिमेंट नंबर 1 इज 1 2 एंड एलिमेंट नंबर 2 इज 1 3। क्लियर बात क्या बोले? यस मैम। दो स्केलर ले रहे हैं, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू अ फील्ड R, और दो एलिमेंट तो दिया ही हुआ है जो वेक्टर स्पेस से है। नाउ वी आर मेकिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो एक स्केलर के साथ एक वेक्टर जाएगा एंड दूसरे स्केलर के साथ दूसरा वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। जीरो से इक्वेट कर तो दिए, अब सॉल्व कैसे करेंगे? दिस इज अल्फा 2 अल्फा प्लस दिस इज बीटा 3 बीटा, दिस इज 0। क्लियर हो रहा है? सिंपल कैलकुलेशन है, हम लोग ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन किए। अब क्या होगा, फर्स्ट टपल के साथ सेकंड टपल के साथ, तो दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा कॉमा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये 0 है, इसका मतलब है दिस इज 0 कॉमा 0। क्यों? क्योंकि हम लोग आर स्क्वायर, तो नाउ वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सबके पास कॉपी एंड पेन है? तो यस मैम। करके बताइए अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आएगा। इक्वेशन नंबर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिए अल्फा का वैल्यू आ रहा है 0 और बीटा का भी वैल्यू आ रहा है 0। यस मैम। ठीक है। मैम। अब क्या हो गया, ये अल्फा और बीटा दोनों स्केलर था, दोनों का वैल्यू 0 है, मतलब वेक्टर्स का लीनियर, यस, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। या फिर आप बोलेंगे, लिखने का तरीका देखिए, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और 1 2 1 3 इज या आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आया क्या बोले? यस मैम। ठीक है। यस तो मैम। ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला केस। डिपेंडेंट वाले केस में क्या होता, आपके पास यहां तक इक्वेशन आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये इक्वेशन मतलब
इसी सेट के लिए नहीं, कोई दूसरा सेट के लिए हम लोग चेक करते हैं, जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और वो डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है, तो अगर हम लोग दूसरा सेट चेक करें कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं या डिपेंडेंट है या नहीं, तो आपको यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, मतलब इतना कैलकुलेशन आपको हर केस में करना होगा। बस क्या होगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास 0 0 नहीं आएगा, या हो सकता है 0 0 आए लेकिन उसके पास मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लिए 0 के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिस इक्वेशन 1 एंड 2 हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट यूनिक सॉल्यूशन इज 0 0, इसीलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिपेंडेंट के केस में जो भी इक्वेशन आप डिराइव करते हैं, जो भी इक्वेशन आपको मिलता है, उस इक्वेशन का मल्टीपल सॉल्यूशन होता है, मल्टीपल। तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन 0 है, लेकिन सिर्फ 0 होने से नहीं होगा, आपको देखना होगा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल गया, मतलब दैट सेट और दोस वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। एम आई क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? आज का कॉन्सेप्ट था वेक्टर स्पेस, Yes, ma'am. then linear combination, then linearly independent and dependent.